आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 11। सबक का नाम है हिंदुस्तान के कुतुब खानों का सफ़र। हिंदुस्तान के कुतुब खाने यानी हिंदुस्तान की लाइब्रेरियाँ, उनके हवाले से कुछ बातें इस सबक के ज़रिए आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। इंसान अपने ख़यालात के इजहार के लिए इब्तिदा से ही कोशा रहा है। तहरीर के अव्वल तरीन नक़ूश पत्थर पर मिलते थे। लोहे कांसे और तांबे की ईजाद के बाद इन पर लिखा जाने लगा। फिर मिट्टी की तख्तियाँ लिखाई के काम में लाई गईं। एक नज़रिए के मुताबिक पेपर्स की खोज के बाद चीन ने कागज़ बना लिया, जो लिखने पढ़ने के तरीके में एक इनकलाब था। लेकिन इससे बड़ा इनकलाब 15वीं सदी में यूरोप में छापाखाने की ईजाद की शक्ल में सामने आया, जिसने लिखने पढ़ने के अंदाज़ ही बदल डाले। धड़ाधड़ किताबें छपने लगीं। इन किताबों को महफूज रखने के लिए लाइब्रेरियाँ वजूद में आईं। हिंदुस्तान में कुतुब खानों का सफ़र मुताला दिलचस्पी से खाली नहीं है। बच्चों, इंसान ने अपने ख़यालात को इज़हार करने के लिए सबसे पहला काम जो किया वो जो है पत्थर पर लिखे हुए कुछ नक्श मिले। यानी कि सबसे पहला काम जो लिखने का शुरू हुआ वो पत्थर पर लिखा जाना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जो है दौर बदलते गए। फिर लोगों ने लोहे पर लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद कांसे और तांबे पर भी लिखने के चलन आए। फिर उसके बाद जो है मिट्टी की तख्तियाँ बनाई गई, उस पर लिखा जाने लगा। फिर उसके बाद जो है चीन ने कागज़ की खोज की और पेपर की खोज की और कागज़ बनाया, और कागज़ ये जो है एक इनकलाब की तरह उभर कर आया। फिर उससे बड़ा इनकलाब ये था कि 15वीं सदी में यूरोप में एक छापाखाना का ईजाद किया गया और उसमें धड़ाधड़ किताबें छापी जाने लगी, और इन किताबों को महफूज रखने के लिए लाइब्रेरियाँ वजूद में आई। हिंदुस्तान में कुतुब खानों का सफ़र का मुताला दिलचस्पी से खाली नहीं है, और हिंदुस्तान के जो लाइब्रेरियाँ हैं उनका जो है अगर आप सब उनको जानते हैं तो वो जो है बहुत दिलचस्प वाक़यात से गुज़री हैं। कदीम दौर यानी शुरुआत का दौर। कुतुब खानों के मामले में कदीम हिंदुस्तान आज के दौर के लिए रहनुमा रहा है। महाभारत के ज़माने से वेद शास्त्रों के लिखे जाने का पता चलता है। बौद्ध ग्रंथ जमा करना सवाब का काम समझा जाता था। बौद्ध और जैन मठों में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के हज़ारों किताबें मौजूद थीं। कुतुब खानों में कुतुब खाने के मामले जो है कदीम हिंदुस्तान के आज के दौर से रहनुमा रहा, यानी कि आज से पहले भी जो है इन्होंने हमारी रहनुमाई की है, और हमको आगे के जो हालात से कैसे गुज़रना, इन सारी चीज़ें वो इसमें मौजूद रहा करती थी। और महाभारत के ज़माने से वेद और शास्त्रों को लिखे जाना पाया गया है। बौद्ध ग्रंथ का जमा करना जो उस वक्त सवाब माना जाता था, और बौद्ध और जैन मठों के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के हज़ारों किताबें मौजूद थीं। और ये जो दो धर्म हैं जिनकी बात की जा रही है इस चैप्टर में, बौद्ध और जैन, अब ये जो है इनकी हज़ारों किताबें उस वक्त यहाँ हिंदुस्तान में मौजूद थी। 7वीं सदी में चीनी सियाह हुआंगसांग ने नालंदा बहार में हज़ारों किताबों की मौजूदगी का जिक्र किया है। फिर उसके बाद जो है 7वीं सदी में जो है चीनी सियाह यानी सियाह नवेश, जिसका नाम था हुआंगसांग, उसने जो है यहाँ की किताबों का जिक्र किया है। कहा जाता है कि वो अपने मुल्क लौटते हुए 22 घोड़ों पर लाद कर मुख्तलिफ़ किताबें ले गया था। और ये भी कहा जाता है कि वो जब अपने मुल्क वापस गया तो उसने जो है हिंदुस्तान से 22 घोड़ों पर किताबें लाद कर लेकर गया था। राजा भोज के मशहूर कुतुब खाने का मुंतज़िम मशहूर शायरवान भट्ट था, और राजा भोज का जो कुतुब खाने का जो है मुंतज़िम था वो जो है शायरवान भट्ट था। कदीम कुतुब खानों में तक्षशिला और विक्रमशिला और वल्भी के नाम से मशहूर है। और जो है कदीम जो कुतुब खाने थे वो 3 नामों से मशहूर थे, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्भी के नाम से मशहूर थे। एक दूसरा चीनी सियाह फाहियान नालंदा की कुतुब खाने से मुख्तलिफ़ मज़ामीन की तकरीबन 650 किताबें नकल करा के और तकरीबन 500 कलमी नुस्खे अपने साथ ले गया। और जो दूसरा चीनी सियाह था उसने जो है उसका नाम था फाहियान, वो भी हमारे हिंदुस्तान से तकरीबन 600 किताबें नकल करा कर ले गया, और 500 कलमी यानी कलम से लिखी हुई किताबों का नुस्खा भी अपने साथ ले गया। पाल के ज़माने में विक्रम यूनिवर्सिटी का कुतुब खाना अपने कैसर मजमुए के लिए मशहूर था, और एक ज़माना था जिसका नाम था पाल के ज़माने में विक्रम यूनिवर्सिटी के कुतुब खाने का जो कैसर मजमुआ था वो बहुत उस वक्त मशहूर हुआ करता था। अब जो हम बात करते हैं ओहदा सतह यानी बीच का जो दौर गुज़रा कुतुब खानों का, उसकी बात करते हैं। हिंदुस्तान में
मुस्लिम ओहद हुकूमत सल्तनत और मुगलिया दौर में कुतुब खानों को जो बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी अवामी कुतुब खानों की बुनियाद डाली। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को शाही कुतुब खाने का निगरान मुकर्रर किया गया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाती कुतुब खाने की देखभाल भी अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द थी। हिंदुस्तान में जो शुरुआत हुई उसकी शुरुआत कुतुब खानों की शुरुआत किसने की? मुस्लिम ओहद हुकूमत सल्तनत मुगलिया में कुतुब खानों की बहुत अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसकी शुरुआत की और ये मुगलिया सल्तनत के दौर से शुरू हुआ और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जो है इसके निगरान थे और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जो ज़ाती कुतुब खाना था उसके भी सरपरस्त हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह थे। हुमायूं के कुतुब खाने के आसार दिल्ली के पुराने किले में आज भी पाए जाते हैं और हुमायूं के जो कुतुब खाने आज भी दिल्ली में पाए जाते हैं। अकबर के ज़माने में अब्दुर्रहीम खानखाना और फैज़ी के कुतुब खाने मशहूर थे। इन कुतुब खानों में नजूम, जमेट्री, फ़लसफ़ा, कानून, हिकमत, तसव्वुफ़, शायरी जैसे मज़ामीन पर बेशुमार किताबें थीं जिन्हें मज़ामीन के लिहाज से दर्जा बंदी करके अलहदा रखा जाता था। और अकबर के ज़माने में दो कुतुब खाने बहुत मशहूर हुआ करते जिनका नाम था अब्दुर्रहीम खानखाना और फैज़ी के कुतुब खाने। इन कुतुब खानों में जो है तरह तरह की किताबें थीं जिसमें से नजूम, जमेट्री, फ़लसफ़ा, कानून, हिकमत, तसव्वुफ़ और शायरी जैसे मज़ामीन की अलग अलग किताबें अलग अलग जगहों पर अलहदा रैक में रखी जाती थी। अकबर की मौत के वक्त किले में तकरीबन 24,000 नायाब किताबें थीं और जब अकबर का विसाल हुआ यानी अकबर जब इस दुनिया से गया तो उस वक्त उसके किले में कितनी किताबें थीं? 24,000 किताबें मौजूद थीं जिनमें रामायण और महाभारत के फ़ारसी तराजिम भी शामिल थे। जहांगीर को भी अकबर की तरह किताबों की ज़ाती दिलचस्पी थी। वो सफ़र और शिकार में अपने साथ बहुत सी किताबें ले जाते थे और अकबर के कुतुब खानों में रामायण और महाभारत के फ़ारसी तराजुम में भी शामिल थे। जहांगीर को भी अकबर की तरह जो है किताब पढ़ने का बहुत शौक़ था और वो जब शिकार पर या सफ़र पर जाते थे तो अपने साथ किताबों को ले जाया करते थे। मुग़ल शहज़ादों और शहज़ादियों के भी ज़ाती कुतुब खाने होते थे। शाहजहाँ के ज़ाती कुतुब खाने में 20,000 किताबें थीं और मुग़ल शहज़ादे और शहज़ादियों के भी अपने ख़ुद के कुतुब खाने हुआ करते थे और शाहजहाँ के ज़ाती कुतुब खाने में 20,000 किताबें मौजूद भी थीं। दारा शिकवा के कुतुब खाने में भी बहुत सी नायाब किताबें मौजूद थीं जिनमें योग वशिष्ठ की फ़ारसी तर्जुमे थे और इन बादशाहों ने कुतुब खानों के लिए आलीशान इमारतें बनवाई थीं और दारा शिकवा कुतुब खाने में भी बहुत सी नायाब किताबें मौजूद थीं और इन बादशाहों ने जो है कुतुब खानों में के लिए बहुत नायाब इमारतें बनवाई थीं जो नहायत कुशादा होती थीं और उनमें रोशनी का माकूल इंतज़ाम और जो है वो काफ़ी बड़ी हुआ करती थी और उसमें रोशनी का पूरा इंतज़ाम किया जाता था। औरंगज़ेब ने मजहबी किताबों का एक अच्छा खासा ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लिया था। उनकी बेटी ज़ैबुन्निसा ने आलिमों के लिए एक बेहतरीन कुतुबखाना बनवाया और औरंगज़ेब बादशाह ने भी को मजहबी किताबों से का बहुत शौक़ था। उन्होंने मजहबी किताबों को बहुत अच्छे से इकट्ठा किया था और उनकी बेटी ज़ैबुन्निसा ने आलिमों के लिए एक अच्छा बेहतरीन कुतुबखाना बनवाया था। दक्कन में बहमनी राजा भी इल्म दोस्त थे। मशहूर बहमनी वज़ीर महमूद गावा अपनी सारी कमाई किताबों और कुतुबखानों पर खर्च करते थे और जो दक्कन के राजा थे वो भी जो है बहुत इल्म के शौकीन थे, इल्म सीखने के। वो अपनी सारी कमाई जो है कुतुबखानों पर ही खर्च किया करते थे। बीजापुर के आदिल शाही दौर में भी कई बड़े कुतुबखाने थे और बीजापुर में भी कई बड़े कुतुबखाने हुआ करते थे। मैसूर के राजा चकादेव राय 1672 से 1704 यानी 1672 से लेकर 1704 के यहाँ संस्कृत और तारीख़ी किताबें थीं और जो मैसूर के राजा थे उन्होंने भी ज़ख़ीरा किया हुआ था किताबों का। उनके यहाँ संस्कृत की किताबें पाई जाती थीं। गुजरात में 980 यानी 980 ईस्वी में भी एक कुतुबखाने का ज़िक्र मिलता है और गुजरात में भी 980 में एक कुतुबखाने का ज़िक्र मिला है। टीपू सुल्तान के कुतुबखाने में 2000 नायाब किताबें थीं जिनमें से बहुत सी किताबें आज भी कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी में देखी जा सकती हैं और टीपू सुल्तान को भी कुतुबखाना का बहुत शौक़ था और टीपू सुल्तान के कुतुबखाने में भी 2000 नायाब किताबें थीं जिनकी कुछ किताबें आज भी
कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी में देखी जाती हैं। मदरसों के कुतुबखाने शाही कुतुबखानों से अलग होते थे। उनमें कुरान, हदीस, फ़ुक़हा, मंतिक़ व फ़लसफ़ा पर बेशुमार किताबें थीं। और जो मदरसों के कुतुबखाने थे वो शाही कुतुबखानों से अलग हुआ करते, तो उनमें जो है कुरान, हदीस और फ़ुक़हा और जो है मंतिक़, फ़लसफ़े पर जो है बेशुमार किताबें रखी पाई जाती थी। 1889 ईस्वी में ठेवाड़ के एक मदरसे में एक बड़ा कुतुबखाना था, और 1889 में जो है ठेवाड़ के जो है एक मदरसे में एक बहुत बड़ा कुतुबखाना हुआ करता था। गरज़ ओहदा सतह के हिंदुस्तान में दुनिया की आज की तरक्की याफ्ता ममालिक से कहीं ज़्यादा किताबें और कुतुबखाने मौजूद थे। इल्म साइंस की ऐसी ऐसी नायाब व नादिर किताबें थीं जिन पर आज की जदीद साइंस की बुनियाद पड़ी, और जिनके मुताले से यूरोप के नामूर साइंसदानों ने इस्तिफ़ादा किया। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि गर्ज़ ओहदस्ता यानी कि बीच के वक्त में इतनी ज़्यादा किताबें, तरक्की याफ्ता किताबें हुआ करती थी कि आज की जो साइंस है उन किताबों से काफ़ी चीज़ें उनको सीखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम दौर जदीद। अब जो हमारा इसका आखिरी वक्त, जैसे अब जो मौजूदा वक्त है उसके बाद के वक्त की बात करते हैं हम। अंग्रेज़ों की हुकूमत जहाँ हिंदुस्तान के लिए ग़ुलामी का एक बदनुमा दाग थी, वहीं कुछ मामलात में अंग्रेज़ी मुहावरे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ के मुताबिक नेमत भी थी। अब अंग्रेज़ों की हुकूमत एक तरह से जहाँ हिंदुस्तानियों के लिए नासूर थी, वहीं पर कहीं न कहीं वो एक नेमत भी थी। छापेखाने की ईजाद और ज़राए तरसील की तरक्की के सबब किताबों को फ़रोग़ हासिल हुआ, और साथ ही साथ कुतुबखाने भी बढ़ते चले गए। और जब अंग्रेज़ सरकार आई तो उन्होंने नए नए छापेखानों का ईजाद करवाया, और किताबों प्रिंट हुई और किताबों फ़रोख्त होती गई। इस तरह उस तरक्की के दौर बढ़ते चले गए। इस ज़माने में मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में अवामी कुतुबखाने खोले गए, और ये जो ज़माना था इसमें जो है बड़े बड़े कुतुबखाने भी खोले गए। मुंबई की रॉयल स्टैग सोसाइटी के तहत 1804 यानी 1804 में एक कुतुबखाना खोला गया। इससे कबल बंगाल में फोर्ट विलियम के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में भी एक कुतुबखाना खोला गया, और 1804 में एक कुतुबखाना खोला गया, और इसके कबल जो है बंगाल में भी फोर्ट विलियम रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में भी एक कुतुबखाना खोला गया था। 1904 में कलकत्ता के मुख्तलिफ़ कुतुबखानों को मिलाकर इम्पीरियल लाइब्रेरी बनाई गई और इसे आवाम के लिए खोल दिया गया। और 1904 में कोलकाता में जो है एक लाइब्रेरी जिसका नाम था इम्पीरियल लाइब्रेरी, वो आवाम के लिए खोल दिया गया। आज़ादी के बाद इसका नाम बदल कर नेशनल लाइब्रेरी रख दिया गया, और जब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया उसके बाद इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, नेशनल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी साइंस का पहला कोर्स भी यही शुरू किया गया। इसके अलावा वो पहली लाइब्रेरी एसोसिएशन का क़याम भी यहीं हुआ, और जो है लाइब्रेरी का पहला जो है दौर शुरू हुआ वो यहीं से शुरू हुआ, और पहली लाइब्रेरी एसोसिएशन का क़याम भी यहीं से शुरू हुआ। बड़ौदा में कुतुबखानों का काम एक मंज़म तहरीक की शक्ल में हुआ। 1910 में सर विलियम बॉर्डन W.A. बॉर्डन को बड़ौदा के कुतुबखानों का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया, जिन्होंने 3 साल के अरसे में पूरे सूबे में कुतुबखानों का एक जाल बिछा दिया, और बड़ौदा में जो है इसका कुतुबखानों का काम जो है शुरू हुआ, शक्ल दी गई 1910 में। और इसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम था सर विलियम A. बॉर्डन यानी W.A. बॉर्डन। बड़ौदा कुतुबखानों का जो इन्होंने 3 साल के अरसे में पूरे बड़ौदा में जो है एक कुतुबखानों का जाल बिछा दिया। ज़िला तालुका, शहरी और देहाती सतहों पर कुतुबखाने कायम किए गए, और जो है हर तरह मतलब कि ज़िले में भी कायम किए गए, तालुका में भी कायम किए गए, शहर में भी और देहात में भी कुतुबखाने कायम किए गए। गश्ती कुतुबखाना भी अमल में लाया गया। बड़ौदा सरकार ने एक दारुल तर्जुमा भी कायम किया। ख़वातीन और बच्चों के लिए मखसूस कुतुबखाने खोले गए, और जो है हर तरह के जो है कुतुबखाने उस वक्त खोले गए। अखबारात की कटिंग का एक अलग शोबा कायम किया गया। लाइब्रेरी ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम किया गया। 1934 में सर सियाजी राव गायकवाड़ के इंतकाल से इस तहरीक को गहरा सदमा पहुंचा, और कुतुबखानों की तेज़ी से बढ़ते कदम रुक गए, और जो है लाइब्रेरी ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम किया गया। और 1934 में सर सियाजी राव का जब इंतकाल हो गया तो इसका काम भी रुक गया। हुकूमत हिंद ने वक्तन
फ़वक्तन तालीम के लिए मुख्तलिफ़ कमीशन कायम किए, जिनमें इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 ईस्वी, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1884, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 to 18, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 49, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1954 to 52 to 53, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की लाइब्रेरी कमेटी 1957, कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 ईस्वी काबिल ज़िक्र हैं। अब जो है हुकूमत हिंद ने वक्तन बवक्तन जो है इस लाइब्रेरी को अलग अलग कमीशन के अकॉर्डिंग जो है इसको इजाफ़ा हुआ और नए नए कमीशन आए, जिसमें जो है कुछ कमीशन 1884 में जिसका नाम है एजुकेशन कमीशन 1882 में आया, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1904 में आया, और उसके बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन जो है 1917 to 1918 में आया। उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है 1948 to 49 में आया। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है 1954 to 53 में आया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन लाइब्रेरी कमेटी 1957 में, कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 का ये जो है कमीशन काबिल ज़िक्र है। इन मुख्तलिफ़ कमीशनों और कमेटियों की सिफारिशात के नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की लाइब्रेरियों के क़याम और उनके फ़रोग़ में बहुत मदद मिली, और ये जो है मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियाँ जो है मुख्तलिफ़ कमीशन से जो है हमारे कुतुबखाने बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ। कौमी, सूबाई, ज़िले, शहरी और देहाती सतहों पर पूरे मुल्क में कुतुबखाने कायम किए गए। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों के तहत आने वाले कुतुबखानों को मजबूत किया गया। कुतुबखानेदारी की मज़मून को मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शुरू किया गया, और जो है कुतुबखाने जो है अब जो है देहात में, सूबे में, ज़िले में, शहर में नए नए कुतुबखाने शुरू किए गए और इसको और अच्छे से इसको मजबूत भी किया गया। सिर्फ किताबों का स्टोर ही ना रह गए, बल्कि कुतुबखानों का लाइब्रेरी साइंस की ट्रेनिंग के शोबे जा बजा कायम किए गए। कुतुबखानों के कामों फ़रोग़ दिया गया, और अब कुतुबखाने सिर्फ़ किताबों का स्टोर ही नहीं रह गया, बल्कि इनमें मुख्तलिफ़ तरह से आवाम और ख़ास को मालूमात बहम पहुँचाने के नए नए तकनीकी तरीके इस्तेमाल किए जाने लगे। अब जो है लाइब्रेरी सिर्फ लाइब्रेरी की साइंस की ट्रेनिंग का शोबे का जामा भी पहन लेता है। उसके बाद कुतुबखानों के काम में फ़रोग़ हासिल होने लगती है, और वो सिर्फ किताबों का स्टोर की जगह नहीं बन गई, बल्कि नई नई चीज़ों की सीखने की जगह भी वो नई तकनीकों के साथ अब शुरू होने लगा। डॉक्यूमेंटेशन, इंट्रेक्सिंग, हवाला जाती मालूमात वग़ैरह कुतुबखानों का काम मालूमात इकट्ठा करने के साथ साथ मालूमात की तशहीर और उसे साइंसदानों और दीगर लोगों तक पहुँचाना भी हो गया, जिसके लिए ऐसी DI जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। नतीजन आज हिंदुस्तान के कुतुबखाने दुनिया के बड़े बड़े कुतुबखानों का मुकाबला कर सकते हैं, और जो है कुछ चीज़ें और इसमें पढ़ाई गई। नई तकनीकों के साथ जो है लोगों के मालूमात में इजाफ़ा के लिए नई नई चीज़ें काबिल ज़िक्र की लाई गई, और उनके जो है उन तक पहुँचने के लिए तमाम इल्म को अच्छे से उसका इंतज़ाम किया गया। और आज हमारे कुतुबखाने की ये हालात हैं कि वो दुनिया के तमाम कुतुबखानों से मुकाबला कर सकते हैं। कहा जाता है कि किसी शख्स के बारे में जानना हो तो उसके बावर्ची खाने और बाथरूम को देखो। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर किसी कौम के बारे में मालूम करना हो कि वो कैसी है तो उसके कुतुबखानों को देखो। और ये भी कहा जाता है कि अगर किसी इंसान के बारे में पता करना है तो उसका किचन और उसका बाथरूम देख लिया जाए। तो इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी कौम के बारे में जानना है तो उसके कुतुबखानों का हाल जान लो, उसकी कौम का पता चल जाएगा। तो इस कुतुबखानों को देखो, क्योंकि कुतुबखाने किसी भी तहज़ीब में रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। किसी मुल्क के कुतुबखानों को देखकर उसकी तरक्की और तहज़ीब का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। और ये भी कहा जाता है कि कुतुबखाने जो होते हैं वो कौम की रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। अगर इनका ये जो है
उसकी तरक्की की तहज़ीब का अंदाज़ा उससे लगाया जा सकता है। जिस मुल्क में कुतुब खाने जितना आला और कसीर तादाद में होंगे वो मुल्क उतना ही तरक्की याफ़्ता समझा जाएगा, और जिस मुल्क में जितने कुतुब खाने तरक्की याफ़्ता होंगे उस मुल्क को उतना ही तरक्की याफ़्ता समझा जाएगा। जिस मुल्क में तादाद कुतुब खाने की ज़्यादा होगी उसको उतनी ही तरक्की फ़राहम होगी। बहरहाल हिंदुस्तानी कुतुब खानों के जायज़े के बाद हम कह सकते हैं कि आज का हिंदुस्तान दुनिया के किसी भी तरक्की याफ़्ता मुल्क से बिछड़ा हुआ नहीं है, मगर हाँ हम ये कह सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो कुतुब खानों के मामले में किसी भी मुल्क से बिछड़ा हुआ नहीं है, यानी सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो बच्चों ये थी हमारे हिंदुस्तान के कुतुब खानों की कुछ मुख्तलिफ़ बातें। तो आपको अब समझ में ये आ गया होगा कि कुतुब खानों का सफ़र कैसे शुरू होता है, कैसे कैसे इसमें नई नई चीज़ें आती हैं, कैसे कैसे क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं। और कुतुब खाने सिर्फ अभी नहीं, आज से काफ़ी वक्त पहले की जो राजा महाराजा हैं उन्होंने भी जो है कुतुब खानों के लिए काफ़ी मेहनतें की और नई नई किताबों को इकट्ठा किया, एक नया इदारा कायम किया और किस तरह से मेहनत किया। तो बच्चों आपका जो सबक है ये हमें बहुत बड़ा पैगाम दे रहा है कि हमें कुतुब खानों को से जो है नॉलेजें हासिल करना चाहिए, इल्म सीखना चाहिए। तो बच्चों आपका सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है। अस्सलाम वालेकुम।